आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। और मैं आपको बता दूं, ये आपका लास्ट चैप्टर है पोल साइंस का। यानी जो बच्चे बीएजी में जिन्होंने एडमिशन लिया है या जो बच्चे बीएजी में दाखिला लेंगे और डिसिप्लिन में पोल साइंस का सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा दिया गया है। आज ये लास्ट चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। कोड आप सभी मैच कर लें, बीपीएससी 131। इसका सिलेबस आज फिनिश हो जाता है। 14वां चैप्टर हमारा है परिवार, कानून और राज्य। तो चलिए इसको पढ़ते हैं डिटेल से। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर है परिवार क्या होता है, परिवार में कानून का क्या रोल होता है और राज्य का क्या रोल होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है, नीरज स्नातक के नाम से। तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप ही के लिए बनाया गया ग्रुप है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध होते हैं उनका लिंक हम प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार की अवधारणा। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की अवधारणा, या यूँ कह सकते हो कि आप परिवार क्या होता है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। वैसे तो आप भली भांति जानते ही हो परिवार क्या होता है, लेकिन फिर भी शब्दों की बात है तो हम डिस्कस करेंगे परिवार क्या होता है। देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है ना। सबसे छोटी इकाई होती है समाज की। यानी परिवारों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक समाज बनता है ना। जिस जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस गली मोहल्ले में, जिस अपार्टमेंट के अंदर हम रहते हैं, वहाँ बहुत से परिवार रहते हैं। और उन परिवारों को मिलाकर के क्या बनता है, आसपास का वो समाज बनता है, ठीक है। और समाजों से क्या निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समाज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परिवार है। परिवार पर ही समाज टिका है। समाज का गठन परिवार की इन छोटी इकाइयों से होता है ना। समाज का गठन, समाज कहाँ से बनता है, परिवारों से ही तो बनता है। बहुत सारे परिवार मिलकर ही तो समाज बनाते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे जिस अपार्टमेंट के अंदर आप रहते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवार रहते हैं। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के अंदर। और वो सभी क्या बनाते हैं, वो सभी एक समाज बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं ना। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। और यह छोटी इकाई ही क्या बनाती है, समाज बनाती है। इसीलिए किसी भी राजनीतिक विश्लेषण में परिवार की भूमिका और स्थिति का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए किसी भी राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण होता है, राजनीतिक विश्लेषण का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है। देखिए, राजनीतिक कार्यों का काम क्या होता है कि जनता का भला कैसे किया जाए, है ना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, नागरिकों को भरपूर सुविधा कैसे मिले। तो उस राजनीतिक विश्लेषण में किसकी भूमिका होनी चाहिए, परिवार की भूमिका होनी चाहिए। परिवारों के अंदर ही व्यक्ति रहते हैं और परिवार मिलकर ही अपने लिए क्या, सुख सुविधाएं ढूंढते हैं, सुख सुविधाएं बनाते हैं। सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है, सुख सुविधाओं की मांग होती है। यानी कि परिवार ही है जिसकी भूमिका राजनीतिक विश्लेषण में होना, जिसकी स्थिति होना, यानी कि परिवार का मौजूद होना राजनीतिक विश्लेषण के समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि परिवार समाज की एक छोटी इकाई होता है ना। परिवार से बनता है समाज, और परिवार का ही बेस क्या है, कोई भी राजनीतिक जब निर्णय लिया जाता है, कोई भी नागरिक के भविष्य में उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं राजनीतिक रूप से, उसमें परिवार की भूमिका होना अत्यंत आवश्यक है। समाज के मूल्य और प्रवृत्तियों का निर्माण पारिवारिक स्तर पर ही होता है। जो समाज में मूल्य निर्धारित किए जाते हैं ना, जो प्रवृत्तियाँ, जो मूल्य, यानी जैसे मान लो बड़ों का आदर करना है, ठीक है, बड़ों से हमें हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें कभी चोरी नहीं करनी है। ये सभी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। हमारा परिवार ही हमें एटिकेट सिखाता है। क्यों सिखाता है, क्योंकि समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। एक बेहतर समाज में रहने के लिए, एक बेहतर समाज के लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए हमें इन चीज़ों से परे होना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि हमारा समाज इनको एक्सेप्ट नहीं होता करता। तो ये क्या है, ये सामाजिक मूल्य हैं, है ना। ये सामाजिक मूल्य हैं। तो इन सामाजिक मूल्यों और प्रवृत्तियों का निर्माण भी कहाँ पर होता है, वो पारिवारिक स्तर पर ही होता है, परिवार के अंदर ही होता है।
एक परिवार जो होता है, जैसे दादा दादी हमारे हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वो हमें वो सिखाते हैं जो समाज के मूल्य हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे चोरी ना करना, है ना, झूठ किसी से ना बोलना, बड़ों का आदर करना, हमेशा परोपकार की भावना रखना, दूसरों की मदद करना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सामाजिक मूल्य हैं जिनका निर्माण कहाँ पर होता है, पारिवारिक स्तर पर होता है, परिवार के अंतर्गत होता है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि परिवार क्या है और परिवार का क्या कार्य है। अब देखिए, जॉर्ज मेड्रो के ने एक बड़ी परिभाषा दी है परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि परिवार सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। यानी कि परिवार क्या है, जिसके अंदर हम रहते हैं, सामान्य निवास होता है उसके अंदर, आर्थिक सहयोग होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, एक दूसरे का हम आर्थिक सहयोग करते हैं, माता पिता आर्थिक रूप से बच्चों का सहयोग करते हैं ना। तो ये क्या है, आर्थिक एक्टिविटी का एक स्थान है, सामान्य निवास का स्थान है, यानी यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं एक परिवार के अंदर। और प्रजनन वाला एक सामाजिक समूह, यानी कि यहीं से उत्पत्ति होती है संतान की भी, है ना, तभी तो परिवार आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि परिवार क्या है, एक सामान्य निवास करने वाला स्थान है, एक जगह है, एक आर्थिक सहयोग की जगह, और एक प्रजनन करने वाला एक सामाजिक छोटा सा समूह है। इसमें क्या आता है, इसमें नर है और नारी है, दो व्यक्तियों से मिलकर एक परिवार बनता है, ठीक है, यानी कि पुरुष और स्त्री से मिलकर एक परिवार बनता है। दोनों लिंगों के वयस्क शामिल होते हैं, यानी कि दोनों लिंगों के वयस्क, यानी कि जो एज डिसाइड कर दी गई है सरकार के द्वारा कि लड़की की उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वयस्क होते हैं। वयस्क मतलब जब भी इनका मताधिकार की वयस्क होने पर डालते, मत जो देते हैं ये वयस्क होने पर डालते हैं, यानी मैच्योर, आप ये कह सकते हो कि मैच्योर एज है, ठीक है। दो मैच्योर पर्सन मिलकर के, दो मैच्योर लेडीज़ एंड जेंट्स मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, जिनमें कम से कम दो के बीच समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है, और यौन समागम के फलस्वरूप संतानें उत्पन्न होती है, संतानें होती है ना। आप समझ ही गए होंगे इस लाइन को, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिवार क्या होता है, एक सामान्य निवास करने वाला स्थान है, आर्थिक सहयोग यहाँ पर होता है, प्रजनन वाला एक सामाजिक समूह है। ये परिभाषा किसने दी आपको याद होनी चाहिए, जॉर्ज मेड्रोक के अनुसार। देखिए, जब आप एग्ज़ाम के अंदर लिखते हैं ना, तो आप परिभाषाओं का अत्यधिक प्रयोग कीजिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार के संदर्भ में कानून की क्या आवश्यकता है। अब कानून की आवश्यकता कहाँ से आ जाती है परिवार के संदर्भ में, ठीक है। देखिए, पारिवारिक रूप से ना, जब हमारे बड़े परिवार होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विवादों का सामना करना पड़ता है, आपसी कुछ झगड़े होते हैं, है ना, कि कई हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े होते हैं, किसी के गार्जियन के साथ झगड़े होते हैं। तो पारिवारिक विवाद जो है वो चलते रहते हैं, ये आम बात है प्रत्येक फैमिली के अंदर। अब कानून का क्या रोल आता है, कानून का रोल ये आता है कि सरकार ने एक ऐसे न्यायालय का प्रावधान रखा जो पारिवारिक विवादों को निपटारा करती है, जो पारिवारिक विवादों से सुलझती है ना। उनके लिए एक अलग स्ट्रीम बनाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कानून की व्यवस्था की गई कि ये सिर्फ पारिवारिक मुद्दों को ही सुलझाएंगे, जिनको क्या कहा जाता है, कुटुंब न्यायालय। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, कुटुंब न्यायालय क्या करते हैं, ये पारिवारिक विवादों को सुलझाते हैं, जो परिवार के अंदर विवाद होते हैं उनको जल्द से जल्द ये सुलझाते हैं। इसीलिए कुटुंब न्यायालय का प्रावधान जो है भारत सरकार के अंदर रखा गया है। ये 1984 में इसका गठन किया गया था। इसका जो गठन किया गया था कुटुंब न्यायालय का, वो 1984 के अंदर किया गया था। ये जो कोर्ट्स होते हैं, ये न्यायालय जो होते हैं, ये सिर्फ पारिवारिक मुद्दों को देखते हैं, ठीक है। और मुद्दों को, जैसे क्रिमिनल हो गया, उन सब के लिए अलग कोर्ट होते हैं। संक्षिप्त में आप कह सकते हो कि जो पारिवारिक विवाद होता है, परिवार के अंदर जो भी विवाद है, या तलाक से संबंधित कोई विवाद है, भरण पोषण से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है, पति पत्नी की संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, इस प्रकार के जो विवाद होते हैं वो कौन सुलझाता है, कुटुंब न्यायालय। और कुटुंब न्यायालय का प्रावधान भारत सरकार ने 1984 में रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि कानून की क्या आवश्यकता है और कानून का क्या काम है परिवार के अंदर। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से इसको। इसके बाद हम बात करते हैं कि परिवार की संस्था पर राज्य का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है, क्यों राज्य हस्तक्षेप करें। भाई, परिवार तो एक निजी संस्था है, ठीक है, हमारे परिवार के अंदर राज्य ने हस्तक्षेप क्यों किया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी, देखिए, नारीवादी जो विचारक रहे हैं ना, जिन्होंने देखा कि नारी का जो जीवन रहा है वो किस प्रकार से बिल्कुल ही बदल जाता है शादी होने के बाद, है ना, विवाह होने के बाद। तो उन्होंने देखा बहुत कुछ, और फिर उनको लगा कि राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होते हैं। परिवार क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं।
यानी कि हमारे पिता को जो अधिकार प्राप्त है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, और हमारे पिता को जो अधिकार प्राप्त थे मिले थे वो हमारे दादा से मिले थे, है ना। इसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। तो परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, कह सकते हो कि पुरुष प्रधान होते हैं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, जिसमें नारी को यानी जो लेडीज़ होती है उसको अपने अधिकारों और संसाधनों का उपयोग वो अच्छे से नहीं कर पाती, या कह सकते हो जो संसाधन जो अधिकार पुरुष के पास होते हैं ना वो उसके पास नहीं होते कहीं ना कहीं परिवार के अंदर। लिंग आधारित अधिकारों में असमानता और पुरुषों तथा महिलाओं के अधिकारों में भारी भिन्नता हमारे समाज में देखने को मिलती है। बिल्कुल हमारे समाज में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शनल अगर हम बात करें कि लास्ट 10 ईयर्स की या लास्ट 20 ईयर्स की, तो बहुत बड़ा चेंज आया है इसमें, है ना। ये हम बात कर रहे हैं काफ़ी समय पहले की। तो हमारे समाज के अंदर अधिकारों को लेकर असमानता है, यानी पुरुष के अलग अधिकार है, महिलाओं के अलग अधिकार है, ठीक है। महिलाएं जो होती हैं वो एक गृहिणी के रूप में स्वीकार की जाती है समाज में, और पुरुष जो होता है वो हमारे समाज में पुरुष एक तरीके से उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, या पुरुष के जो अधिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं से ज़्यादा होते हैं। जैसे बच्चों को कम उम्र से ही लिंग आधारित भूमिकाओं की शिक्षा देना, है ना। कम उम्र से ही ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि लड़कियों को अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है और लड़कों को अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है ना। लड़कों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि आगे आपको आपके लिए आपको आगे चलकर ये करना है, आपको आगे चलकर वो करना है, लेकिन लड़कियों के लिए क्या भूमिका निभाई जाती है कि आपने 10th पास कर ली तो आप सिलाई सीख लीजिए, आपने 12th पास कर ली तो आप ये वाला कोर्स कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा जो है वो दी जाती है। तो लड़कों और लड़कियों की जो लिंग आधारित शिक्षा है ना वो शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती है। बालिकाओं को समय एवं पूर्ण शिक्षा से वंचित किया जाता है। समय और पूर्ण शिक्षा से मतलब ये है कि बहुत बार हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जब लड़की 12वीं पास कर लेती है तो उसे बोलते हैं कि आपकी शिक्षा बहुत हो गई, अब आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगी। उन्हें कॉलेज में जाने की आज़ादी नहीं होती, ठीक है, लड़कों की तरह वो बाहर नहीं निकल सकती। तो पूर्ण शिक्षा वो अपनी कर ही नहीं पाती है, या फिर ऐसी शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाती है जैसे आपने 10th पास की है तो आप सिलाई कढ़ाई सीख लीजिए, आपकी शादी होनी है, अब आप पढ़ाई नहीं करेंगी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करेंगी। या फिर ये होता है कि अगर 12वीं पास करती लड़की की शादी कर दी है तो जो नेक्स्ट घर उसे मिला है, जो उसके पति का घर है, वो शिक्षा उस पर डिपेंड करती है, वो उसको पढ़ाए ना पढ़ाए। मोस्टली ये होता है कि वो जो आगे वाले लोग होते हैं वो उनको पढ़ाते नहीं हैं। तो आप ये कह सकते हो कि बालिकाओं को पूर्ण शिक्षा से वंचित रखा है हमारे समाज में। महिलाओं पर नियंत्रण और दमन दमन और हिंसा होना, ठीक है। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा जाता है पुरुषों के द्वारा, दमनकारी सोच रखी जाती है, रूढ़िवादी सोच रखी जाती है, महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, आप सभी को पता ही है। और उन्हें आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक सत्ता से भी दूर रखा जाता है। किनको? महिलाओं को राजनीतिक सत्ता से दूर रखते हैं। राजनीति में आप देखो तो पिछले 10 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फिर भी हमारा जो समाज है, हमारी जो भारतीय स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हुई है। राजनीतिक सत्ता को लेकर के महिलाओं का जो योगदान रहा है वो राजनीतिक में काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक समय ऐसा था कि राजनीति के अंदर महिलाओं की ना के बराबर भूमिका थी, उन्हें सिर्फ एक गृहिणी के रूप में स्वीकार किया जाता था। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हीनता का भाव पैदा हो करना, देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा समाज है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है महिला का, है ना। कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताता हूँ आपको, जैसे डीटीसी की बस है, अगर इसमें आप देखो कि महिला ड्राइवर ड्राइव कर रही है तो जो डीटीसी के अंदर 50 लोग सवारी कर रहे होंगे ना, वो 30 तो उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे कि अरे अरे महिला है, कहीं कुछ गलत ना कर दे, इनको ड्राइव करना नहीं आता, ये ऐसे कर देंगे वैसे। मतलब हमारा समाज भी इसके लिए कहीं ना कहीं एक गलत भूमिका निभाता है कि वो महिलाओं के कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, उनमें हीन भावना को जन्म दे देता है। तो इसीलिए जो है हमारे समाज में हमारे परिवार के अंदर राज्य को ज़रूरत पड़ी कि वो हस्तक्षेप करे। तो नारीवादी विचारकों ने कहा देखिए हमारी कुछ मांगे हैं, ठीक है। नारीवादी विचारकों ने गहन अध्ययन किया इस चीज़ पे कि किस प्रकार से महिला को जो है सामना करना पड़ता है अपने अधिकारों को पाने के लिए, संसाधनों का उपभोग करने के लिए। तो उन्होंने कहा देखिए कि हमारी कुछ मांगे हैं जिनको सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करके पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह और परिवार दोनों संस्थाएं ऐसी हो जहां नारियां समानता का अनुभव करें। उन्होंने कहा जो विवाह करते हैं, ठीक है, जब शादियां होती है और परिवार में जब वो बदलाव आता है,
विवाह होने के बाद जो नारी को परिवार मिलता है वहाँ उसे समानता मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई भेदभाव हो, ऐसा ना हो कि उसे सिर्फ घरेलू काम में गृह कार्य के अंदर ही व्यस्त रखा जाए। उसे समानता मिलनी चाहिए, पुरुषों के समान उसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यदि वो पढ़ना चाहती तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए कि विवाह के बाद नारियों को समानता का अनुभव हो परिवार के अंदर, उन्हें ये लगे कि हाँ हमारे साथ समान व्यवहार हो रहा है। नारियों को अपनी आर्थिक क्षमता यथासंभव पृथक एवं स्वतंत्र बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो। नारी अगर चाहती है कि उसकी आर्थिक क्षमता से, यहाँ से अभिप्राय ये है कि अगर नारी चाहती है कि वो जॉब करना चाहती है शादी के बाद, ठीक है, या परिवार में वो चाहती है कि वो ये जॉब करना चाहती है, तो वो उसके लिए अलाउ होना चाहिए। उसे किसी प्रकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसकी स्वतंत्रता पे कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो लिबर्टी है उसको कोई कंट्रोल करे, है ना, किसी की लिबर्टी को कोई कंट्रोल ना करे। कहने का मतलब ये है। ख़ास तौर से जब परिवार के अंदर शादी होकर के लड़की आती है ना, तो उसकी लिबर्टी को, उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रण किया जाता है। ये कह लो पति के द्वारा या सास के द्वारा उसकी जो लिबर्टी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता को बनाए रखने के कुछ उपाय भी उन्होंने दिए हैं। यानी व्यक्तिगत क्षमता जो लेडीज़ के अंदर, जो महिला के अंदर जो व्यक्तिगत क्षमता है उसको बनाए रखने के उन्होंने कुछ उपाय भी दिए। क्या उपाय दिए? उन्होंने कहा दिया कि विवाह के बाद अपने विवाह से पहले के नाम को बनाए रखना। ये तो सरकार ने भी अलाउ कर दिया है कि कोई लड़की यदि वो चाहती है कि जो उसका सरनेम है ना, देखिए मोस्टली क्या होता है, ऐसे मान लो किसी का सरनेम विवाह से पहले कुछ और है, लेकिन सरनेम बाद में आगे जब विवाह हो जाता है तो उसका सरनेम चेंज करना पड़ता है, उसे लड़के के अकॉर्डिंग सरनेम रखना पड़ता है। तो यदि कोई लड़की ये चाहती है कि उसका सरनेम आगे भी वही चले तो वो बनाए रख सकती है। ये आज के टाइम सरकार ने भी इसको अलाउ कर दिया है कि लड़की अगर चाहे कि वो अपना सरनेम जो उसका स्टार्टिंग से रहा है वो आगे भी कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। उसके साथ फाइनेंशियली अगर वो चाहती है कि उसका अलग से अकाउंट हो तो ये होना चाहिए। वो अपना अलग से बैंक खाता रख सकती है जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, वो किसी पे मोहताज ना रहे। अपना पृथक आयकर विवरण वो रख सकती है। इनकम टैक्स जो भरती है या भरना चाहती है वो बिल्कुल अपना इंडिविजुअली तरीके से कर सकती है। पति पत्नी के बीच गृह कार्य में संतुलन बनाना, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा उपाय बताया इन्होंने कि पति पत्नी जो गृह कार्य होता है ना, ऐसा ना हो कि जो घर का काम है वो सिर्फ महिलाओं पर ही थोप दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह कार्यों में संतुलन होना चाहिए। यानी पति मिलजुल कर काम कराए पत्नी के साथ तो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ लेडीज़ को ही चूल्हे चौके में झोंक दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। घरेलू हिंसा के प्रति कड़े कानून और नियम का बनाया जाना चाहिए। इन्होंने, नारीवादियों ने कहा कि देखिए घरेलू हिंसा जो होती है ना, काफ़ी लंबे समय से हमारे समाज में घरेलू हिंसा को लेकर के बहुत सी बातें होती आई हैं और बहुत कुछ घरेलू हिंसा में आज भी हम देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों की बात करें तो हालांकि सरकार ने बहुत कुछ चेंज किया है इसको लेकर के और बहुत कुछ समाज के अंदर बदलाव भी आया है घरेलू हिंसा के प्रति। बहुत कड़े नियम भी बना दिए गए, जैसे 398 ए बना दी गई है, आपको पता हो तो, ठीक है। 0 FIR बना दी गई है लेडीज़ के लिए। तो बहुत कुछ चेंजेस भी आए हैं और कड़े नियम जो है घरेलू हिंसा के प्रति बनाए जाने चाहिए, इनका ये कहना है। तो ये कह सकते हो आप कि ये राज्य का रोल होता है, ये राज्य का रोल है जो परिवार के अंदर हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।